नमस्ते, शुभ प्रभात। दैनिक जागरण के महत्वपूर्ण खबर में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा चर्चा का विषय है क्या है CAQM। हम बात करेंगे क्यों है खबर में, साथ ही हम बात करेंगे क्या होता है ये और इसकी क्या शक्तियाँ, क्या इसके कार्य हैं, इसकी संरचना क्या है, इसके बारे में हम पूरी डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। और हम बात करेंगे श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री अभी हाल ही में नियुक्त हुई हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और हिजबुल्लाह के मिसाइल कमांडर की मौत, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बात करेंगे जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके करंट अफेयर से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अंत में आपको एक सिविल सेवा परीक्षा जो पिछले विगत वर्ष पूछा गया प्रश्न है उसका सवाल मिलेगा, जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। याद रखिएगा, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण, तो इसमें आप लोग को एक खबर मिलेंगी जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। धन्यवाद। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इंपॉर्टेंट खबरों के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे CAQM के बारे में। खबर में क्यों से बता दें आपको, सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM से पराली जलाने की घटनाओं और इनके खिलाफ की गई कार्रवाई पर रिपोर्ट मांगी है। क्या है वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग? यह एक वैधानिक निकाय जिसका गठन पहली बार अक्टूबर 2020 में एक अध्यादेश द्वारा किया गया था। तो आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए कि किस आर्टिकल में इसका उल्लेख है, इसे आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। क्या है इसकी शक्तियों का, इसके बारे में हम बात करें तो वायु गुणवत्ता से प्रभावित करने वाली गतिविधियों को प्रतिबंधित करना है। वायु गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले की जांच करना और उन पर अनुसंधान करना है। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कोड और दिशा निर्देश तैयार करना है और निरीक्षण या देखेंगे विनिमय सहित मामलों पर निर्देश जारी करना जो संबंधित व्यक्ति या प्राधिकारी पर बाध्यकारी होगा। इसकी संरचना है, मतलब इसमें कितने अध्यक्ष हैं, कौन कौन इसमें शामिल, इसकी बात करें तो इसमें देखें एक अध्यक्ष होगा जिसका कार्यकाल 3 वर्ष होगा या फिर 70 वर्ष उसकी उम्र हो जाती है तब वो रिटायर होगा, जो भी पहले होगा उसका होगा। और इसमें 5 पदेन सदस्य होंगे जो देखेंगे कि आसपास दिल्ली के क्षेत्र के होंगे, पंजाब के, हरियाणा के, राजस्थान और यूपी के होंगे। 3 पूर्वकालिक तकनीकी सदस्य होंगे और गैर सरकारी संगठन से 3 सदस्य होंगे, जिसमें से CB से 1 सदस्य होगा और देखेंगे इसरो से 1 सदस्य होगा और नीति आयोग से 1 सदस्य शामिल होगा। आप देखेंगे कि दिल्ली पर पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने सर्दी में मौसम काफ़ी बढ़िया, दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर बहुत ज़्यादा स्तर पे बढ़ जाता है, वहाँ सांस लेने में भी प्रभाव होता है, देखते हैं कि लोगों को सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है। इसीलिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग से रिपोर्ट मांगी है कि जो पराली की जो जलाने घटनाएँ हैं उनके बारे में पूरी रिपोर्ट मांगी है। नेक्स्ट जो हमारी खबर देखेंगे कि श्रीलंका के प्रधानमंत्री से जुड़ी है। लेकिन हरनी अमर सूर्य को नए प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। मैंने आपको बताया था कि श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनावों में अनुराग कुमार दिसानायक को जीत हासिल हुई है। उनके बाद ही प्रधानमंत्री नाम को लेकर कयास लगाए जा रहे थे। अब श्रीलंका के नए राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की नियुक्ति की घोषणा कर दी है। श्रीलंका एक लोकतांत्रिक गणराज्य है और एक एकात्मक राज्य है जो अर्ध राष्ट्रपति प्रणाली से शासित होता है, शासित होता है। इसमें राष्ट्रपति प्रणाली और संसदीय प्रणाली का एक मिक्सचर दिखता है। संविधान के अधिकांश देखेंगे प्रावधानों में संसद में 2/3 बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। वहीं भाषा, धर्म, श्रीलंका को एकात्मक राज्य जैसे कुछ विशेष संशोधन के लिए 2/3 बहुमत और राष्ट्रव्यापी जनमत संग्रह के जरिए अनुमोदन की जरूरत होती है। श्रीलंका का जो राष्ट्रपति देश का मुखिया होता है, सशस्त्र बलों का कमांडर इन चीफ और सरकार का प्रमुख होता है। उसे 5 साल के लिए उसका जो कार्यकाल होता है 5 साल के लिए उसे जनता द्वारा चुना जाता है। राष्ट्रपति कैबिनेट का मुखिया होता है और संसद के निर्वाचित सदस्यों में से मंत्रियों की नियुक्ति करता है। श्रीलंका एक दक्षिण एशिया में स्थित एक आइसलैंड नेशन है। यह भारत के दक्षिण में स्थित है। भारत और श्रीलंका के बीच पाक स्टेट मौजूद है और ये देखेंगे कि रक्षा से व्यापार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एक आइलैंड है, जो कि हिंद महासागर में स्थित एक महत्वपूर्ण द्वीप है। नेक्स्ट जो हमारी खबर देखेंगे, हिजबुल्लाह के मिसाइल कमांडर की मौत हो गई है। इसराइल ने इमरान पर लगातार 5वें दिन मिसाइल दागी है। इसराइल अटैक में 2 दिन में देखेंगे 564 लोग मारे जा चुके हैं। इनमें से 94 महिलाएं हैं और 50 बच्चे शामिल हैं। इसराइल ने हिजबुल्लाह के 1600 ठिकानों का निशाना बनाया है। हिजबुल्लाह ने भी इसराइल पर 55 रॉकेट दागने का दावा किया है। अब क्या प्रतिक्रिया है ईरान की तरफ से, तो इधर देखेंगे जो ईरान के राष्ट्रपति हैं, नए राष्ट्रपति मसूद कियान ने कहा कि हम लेबनान को दूसरा गाजा नहीं बनने देंगे। संयुक्त राष्ट्र ने भी यही प्रतिक्रिया जताई है।
इस हमले को जो देखेंगे ऑपरेशन नाम देखेंगे, इस जो हमला हुआ चल रहा है इसमें देखेंगे ऑपरेशन नॉर्दर्न एवरेस्ट नाम दिया गया। इसराइल ने लेबनान में चलाए जा रहे ऑपरेशन को नॉर्दर्न एरोज नाम दिया है। इसराइल डिफेंस फोर्स का दावा है कि हिजबुल्ला दक्षिणी लेबनान में घरों में जो कि मिसाइल छुपा के रखा, जिससे लगातार देखेंगे कि लगभग 1 साल से इसराइल पर दागा जा रहा है। इसराइल पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान के लोगों के लिए एक मैसेज जारी किया है। उन्होंने कहा कि लेबनानी नागरिक ऑपरेशन के बीच में ना आए, उनसे हमारी जो हमारी जंग है वो हिजबुल्ला से, न कि लेबनानी जो नागरिक है उनसे है। तो ये थी आज की खबर। आज हम बढ़ते हैं देखते हैं अन्य जो हमारी महत्वपूर्ण खबरें जो आपके करंट अफेयर्स से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। दूसरी जो हमारी खबर देखेंगे कि मोदी 32 दिन में दूसरी बार जेलेंस्की से मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएस दौरे पर तीसरे दिन यूक्रेनी राष्ट्रपति देखेंगे व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की और ये 32 दिन में से दोनों नेताओं की दूसरी मुलाकात है। जेलेंस्की ने जंग रोकने के लिए किए जा रहे पीएम मोदी के प्रयासों से लिए उन्हें धन्यवाद दिया और मोदी ने कहा कि हम यूक्रेन दौरे पर हुए फैसले को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि मोदी ने जेलेंस्की से कहा कि वे कई देशों के नेताओं से रूस यूक्रेन जंग को लेकर बात कर रहे हैं और सबका मानना है कि जल्द ही सीज फायर का रास्ता खोजना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारी खबर है वो खबर है कि यूपी में रेस्टोरेंट ढाबे पर मालिक की नेम प्लेट जरूरी है। उत्तर प्रदेश में खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट यानी दुकानदार के नाम लिखना जरूरी हो गया है। दुकान पर संचालक, प्रोप्राइटर और मैनेजर का नाम और पता डिस्प्ले करना होगा। यह कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन होगा, मतलब हर कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन होगा। रेस्टोरेंट में सीसीटीवी कैमरे और कर्मचारी मास्क, ग्लव्स पहनना जरूरी होगा। इससे पहले सरकार ने क्वाड यात्रा की जरूरत थी, उस पर सभी दुकानों पर नेम प्लेट अनिवार्य किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने इस पर रोक लगा दी थी। अब बात आती है कि फिर से सरकार ने ऐसा जारी क्यों किया है। तो आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने खाद्य अधिनियम के नियमों को हवाला दिया था। सरकार कोई नया नियम लागू नहीं कर रही है, कुछ नियमों का लेकिन खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के जिक्र है, जबकि कुछ नए नियमों में सीएम के आदेश के बाद संशोधन को शामिल किया जाएगा। संशोधन के बाद दुकानदारों के नाम लिखना यूपी में कानून बन जाएगा। मैंने आपसे पहले भी चर्चा की थी कि जब कांवड़ यात्रा चल रही थी तब भी यूपी सरकार ने उस रोड पर जो वहाँ के दुकानदार हैं उन पे अपने नाम लिखने और अपने पता लिखने की बात कही थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पास रोक लगा दी थी। बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट जब रोक लगा तो फिर यूपी सरकार जो फिर से एक अधिनियम नियम को खाद्य जो नियम था, खाद्य नियम, उस नियम को हवाला देते हुए कहा था कि सरकार का कोई ये नया नियम नहीं है, उसी में कुछ संशोधन करने की बात हो रही है। आज की जो अंतिम खबर देखें, बांग्लादेश के विदेश मंत्री से हुई जयशंकर की भेंट। अंतिम सरकार बनने के बाद पहली बार हुई है भेंट। द्विपक्षीय रिश्तों के सभी पहलुओं पर हुई बातचीत। दरअसल ये दोनों लोग कहाँ मिले आपको बता दें, अभी हाल ही में न्यूयॉर्क में यूएन के समिट ऑफ द फ्यूचर का आयोजन किया जा रहा है। उसी पे दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की हुई बैठक, उनमें इस बैठक में दोनों देशों के द्विपक्षीय रिश्तों के सही पहलुओं पर बातचीत हुई है। अब हम बात कर लेते हैं यूएन में जो समिट हुआ है, समिट ऑफ द फ्यूचर। 22 से 23 सितंबर के दौरान यूएन में समिट ऑफ द फ्यूचर का आयोजन न्यूयॉर्क में किया गया है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें हिस्सा लिया है। गौरतलब है कि पीएम नरेंद्र मोदी क्वाड की बैठक में हिस्सा लेने के लिए यूएसए गए हुए थे। समिट ऑफ द फ्यूचर में देखेंगे यूएनजीए ने पैक्ट फॉर द फ्यूचर को अडॉप्ट किया। इस पैक्ट का मकसद है 21वीं सदी में यूएन के वैश्विक मंच के तौर पर ज़्यादा प्रासंगिक बनाना है। आप देखें लगातार यूएन की आलोचना हो रही है कि यूएन अब काम करने के लिए सक्षम नहीं है। इसमें कई सारी आलोचना हो रही कि इसका और विस्तृत करना चाहिए, ये सारी बातें हो रही हैं। लेकिन इसी में अभी यूएनजीए को एक पैक्ट हो जिसमें देखेंगे कि 21वीं सदी में यूएन को वैश्विक मंच के तौर पर ज़्यादा प्रासंगिक बनाना है। रूस और ईरान उनमें से 7 देशों में शामिल है जिन्होंने इस पैक्ट का विरोध किया है। यूएन ने इस समझौते को एक ऐतिहासिक घोषणा पत्र बताया है। इसमें आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर विश्व की दिशा में कार्य करने का संकल्प लिया गया है। यूएन के पैक्ट की तरह ये समझौता ही बहुत व्यापक है, लेकिन कुछ ज़रूरी थीम्स इसमें हाईलाइट की गई हैं। क्या है वो थीम, उसके बारे में जैसे कि बात करें, कुछ जो जरूरी थी जिनको हाईलाइट किया उसमें देखें सतत विकास हो गया, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा हो गया, विज्ञान तकनीकी और नवाचार हो गए, युवा और भविष्य की पीढ़ियाँ हो गई, वैश्विक प्रशासन में बदलाव इत्यादि को हाईलाइट किया गया है। इसमें संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास लक्ष्य और जलवायु परिवर्तन
पेरिस समझौते की प्रतिबद्धताओं को हासिल करने के लिए दिशा में तेजी से आगे बढ़ने की शपथ ली गई है। इस पैक्ट में 2 दस्तावेज और शामिल किए गए हैं। पहला है ग्लोबल डिजिटल इम्पैक्ट, जो देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा है। दूसरा है डिक्लेरेशन ऑन फ्यूचर जनरेशन, देखेंगे जो आने वाली पीढ़ी है इनसे ये जुड़ा है। साथ ही देखेंगे हमारे जो विदेश मंत्री हैं उनकी G4 के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक। G4 में शामिल है ब्राज़ील, जर्मनी, भारत और जापान सहित 4 देशों सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता में एक दूसरे के दावों को समर्थन करते हैं। जयशंकर ने वेनेजुएला में विदेश मंत्री से भी भेंट की और विभिन्न मुद्दों पर बात की है। लास्ट में आपको एक सवाल मिलेगा जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। यह सवाल है, संयुक्त राष्ट्र प्रत्यक्ष समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह संयुक्त राष्ट्र UN यानी सुरक्षा परिषद द्वारा स्थापित समिति और इसके पर्यवेक्षण के अधीन काम करती है। दूसरा कथन है, पारंपरिक रूप से प्रतिवर्ष मार्च, जून और सितंबर में इसकी बैठक होती है। यह महासभा में अनुमोदन और रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व UN सभी सदस्यों को प्रतियों का आकलन करती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही? सभी विकल्प चुनकर सही उत्तर दीजिए। पहला विकल्प है केवल 3, दूसरा विकल्प है 1 और 3, तीसरा विकल्प है 2 और 3, चौथा विकल्प है 1 और 2। तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज की खबर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोग को ये खबर अच्छी लगे। धन्यवाद।